जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर शहजाद है और आज का हमारा पहला पॉडकास्ट है जो कि इमिग्रेशन के टॉपिक पे है। हमारे साथ मैं मरियम है जो कि पिछले 15 ईयर से इमिग्रेशन और कैरियर काउंसलिंग कर रही हैं। उनके साथ मैम रबिया हैं, सर इब्रार हैं और सर नुमान हैं। तो क्वेश्चंस के लिए हम मिस रबिया के पास चलते हैं। जी, अकॉर्डिंग टू रिसर्च 2023 में फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स बहुत ज़्यादा लोग हैं वो इमिग्रेंट लाइक पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। एक तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों, रीजंस क्या हैं कि इस वजह से लोग पाकिस्तान से बाहर इमिग्रेट करना चाह रहे हैं। यंगस्टर्स हो जाएं, हमारी चाहे बड़ी जनरेशन है, क्यों ऐसी वजह क्या है जिसकी वजह से हर कोई बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान में रेशियो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मेरे ख्याल से मोर देन लाइक थाउजेंड्स में लोग बाहर चल गए हैं। ऐसी क्या वजूहत हैं? बहुत से लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सब लोगों को ये बात पता है कि क्यों जा रहे हैं। बिकॉज वन और दी अदर रीज़न, द मेन रीज़न इज़ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए ट्रेवल कर रहा है। अब वो फ्यूचर सिक्योरिटी के सेंस में चाह रहा है, जाहिर सी बात है, जो यंगस्टर्स हैं आफ्टर ग्रेजुएशन दे आर गोइंग फॉर द PR एंड द सेटलमेंट पॉइंट। उसी तरीके से जो थोड़े से प्रोफेशनल लोग हैं वो अपने जॉब सीकिंग के लिए जा रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे मेन पर्पस एंड मेन टारगेट इज़ द सेटलमेंट, ठीक है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसीलिए मेन रीज़न तो यही है जाने की। तो पाकिस्तान में ऐसे क्या रीजंस हैं कि इमिग्रेशन को इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट बना दिया गया है कि अब हर कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपकी बेसिक्स पूरी नहीं हो रही हैं। बेसिक्स यहाँ पे जिस कंट्री में पूरी हो रही होंगी आपको एटलीस्ट देखिए, यहाँ पे आप 12 आवर्स, 14 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स भी काम कर लें, व्हाट आर यू गेटिंग इन रिटर्न? स्टार्टिंग फ्रॉम 60,000। PhD वाला बंदा भी स्टार्टर कितने पे ले रहा है? 45,000 ले रहा है। उसके 2 बच्चे हो गए हैं, वो 45,000 में क्या अफोर्ड करेगा? चलो उसके बाद 60,000, 80,000 के ऊपर आ गया। व्हाट इज द नॉर्मल इनकम इन अ मंथ? आप अफोर्ड नहीं कर रहे हो। वहाँ पे एटलीस्ट हमें एक्सचेंज रेट से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है, बट जो बाहर बैठे हुए हैं उन्हें बड़ा आसानी लग रही है। बिकॉज इन अ लिटिल अमाउंट वो पाकिस्तान भेज भी सक रहे हैं और अपने नीड्स भी पूरी कर रहे हैं। अच्छा, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि अगर देखा जाए तो इसमें इमिग्रेशन में कौन कौन से प्रोसेसेस चल सकते हैं जिसके आजकल मार्केट में इन हैं, जो लोग उसको उसके अकॉर्डिंग भी बाहर जा रहे हैं? क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ कि इमिग्रेट करने के 3 तरीके हैं। 3 नहीं है, मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन मेजर जो हम सबको पता हैं, जिसमें मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आप लोग भी अपनी इन्फॉर्मेशन पुट इन करें। नंबर 1 इज़ द विजिट वीज़ा। पीपल आर गोइंग ऑन द विजिट वीज़ाज, ठीक है। वो इसलिए जा रहे हैं बिकॉज वो चीपेस्ट फॉर्म है। उसके अंदर आपने सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, एंड देन इफ़ यू आर हायरिंग अ कंसल्टेंट तो आपने उसकी कंसल्टेशन फ़ी पे करनी है। अगेन देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ। सेकेंड तरीका इज अनदर वे इज दैट स्टडी परमिट, जिस पे लोग जेन्युइनली स्टडी के लिए जाते हैं। दिस इज वन कैटेगरी। एंड अनदर कैटेगरी इज जो स्टडी परमिट पे जाते हैं पर स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी है हमारी इमिग्रेंट्स, इमिग्रेशन वाले, जो कि प्रोसीजर्स के थ्रू जाते हैं। दिस इज लाइक अ स्किल्ड वर्कर जो क्लास है हमारी, एजुकेटेड क्लास है, एक्सपीरियंस्ड क्लास है, ठीक है। वो उन तरीकों के थ्रू इमिग्रेट करते हैं। एंड इन तीनों का रूट क्या है? एंड ऑफ द डे नेशनैलिटी। अब नेशनैलिटी ने 3 साल में 4 साल में नहीं मिलना। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जितनी इन्फॉर्मेशन हमें सोशल मीडिया से मिल रही है, वो अगर आप कभी उसी कंट्री की इमिग्रेशन की वेबसाइट से चेक करें तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। इमिग्रेशन कुछ और कह रही होती है और हमारे साथ जो सोशल मीडिया न्यूज़ हैं वो बहुत ज्यादा कुछ कह रही होती है। और स्पेशली जो गांव वाले बच्चे ये मीडिया भी पिक्चर देखते हैं, वो फिर अपनी चीजें बेच के, अपने खेत बेच के, अपने माँ बाप को थ्रेट करके हमें बाहर भेजा जाए, ठीक है। और इस चक्कर, लेकिन आप सबसे मेन चीज है कि ट्रस्ट किस पे पड़े, किस एजेंट के ऊपर ट्रस्ट करें। आप मुझे इस पे थोड़ा सा एजेंट सिस्टम बहुत ज्यादा चला हुआ है। सबसे पहले तो लिटरली आई एम रियली आई वांट टू टॉक ऑन दैट टॉपिक, क्योंकि मैं इतने साल से सिर्फ यही सोचती रही हूँ कि मैं लोगों को ये बात कैसे कन्वे करूँ। 2 टाइप की कैटेगरीज है, वन इज द कंसल्टेंट एंड वन इज द एजेंट। हु इज एन एजेंट? पहले ये तो सोच लें, एजेंट वो है जो कि मिडल मैन है। मिडल मैन यानी एक इंटरमीडियरी है, एक बंदा है जिसके पास डायरेक्ट कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपकी एक सोर्स है जिसने आपको पकड़ा है कि भाई आप हैं, आए मैं आपको यूके भेज दूँ, आए मैं आपको ऑस्ट्रेलिया भेज दूँ। उसने नहीं प्रोसेस करना, उसने बस एक ऑफिस खोल लिया है, उसने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ऑफिस के बगैर लेजिटिमेट नहीं ना होते, आप लेजिट नहीं होते, लीगल नहीं होते, लेकिन प्रोसीजर नहीं उसको आता। एंड 80% केसेस इज लाइक दिस।
20% ठीक है, मैं मान लूंगी किसी कंसल्टेंट को, सॉरी किसी एजेंट को आता होगा। कंसल्टेंट वो कैटेगरी है जो पढ़ी लिखी कैटेगरी है, जिसने इसमें स्टडी की है, जिसका इसमें एक्सपीरियंस है, जो एटलीस्ट अपनी क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग जाती है, जो एटलीस्ट अपनी इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जाती है, जो अपने रूल्स इमिग्रेशन वेबसाइट से उठा के आपको बताती है। देयर इज अ डिफरेंस। तो हम जब भी बात करते हैं ना, हमें ये सोचना चाहिए कि हम एजेंट की बात करें, कंसल्टेंट की बात करें। अवेयरनेस किसने देनी है? क्या ये एजेंट हमें अवेयरनेस हाँ, देने देंगे? एजेंट की कैटेगरी बहुत ज्यादा है। ये चाहते हैं कि आप हमारे ही थ्रू काम करवाए। हम अपनी वेबसाइट्स को क्यों नहीं इसको प्रेफर करते कि हम उसको स्टडी करें, हम वहां से अपना फॉर्म खुद फिल करें। हम किसी एजेंट को 1 लाख देते क्यों दें? एजेंट कौन है? एजेंट वो है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। एजेंट आप गांव में चले जाएं, 90% आपको हर सड़क पे एजेंट मिलेगा। जो कंसल्टेंट है ना, देयर इज अ डिफरेंस। आप जब मिलते हैं आपको खुद ही पता चल जाता है यार ये एजेंट्री कर रहा है या कंसल्टेंट है। मुझे कोई एजेंट गलती से कह दे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? आप लोगों को इन डिफरेंट कंट्रीज, इवन इन कनाडा एंड यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, देयर इज अ स्पेशल एजुकेशन फॉर दैट। हमें टेस्ट पास करने पड़ते हैं टू क्वालिफाई टू बी अ कंसल्टेंट। तो हम तभी तो कंसल्टेंसी कहते हैं खुद को। हम इस तरह से एजेंट्री तो नहीं ना कह सकते। वी आर नॉट द ट्रैवल एजेंट्स। वन मोर थिंग, जो ट्रैवल एंड टूर कंसल्टेंट्स हैं या ट्रैवल एंड टूर एजेंट्स हैं, उनको हमारी तरह के कंसल्टेंट बना दिया जाता है। हम वो नहीं हैं। वी आर डिफरेंट। वी आर द गाइडेंस पीपल। हमें केसेस को पकड़ के गाइडेंस देनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात जिससे मैं बहुत ज्यादा तंग हूँ वो है टिकटॉक एंड देन यूट्यूब। बहुत से लोग जो मेरे ख्याल से हमारे ही भेजे हुए बच्चे यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, या कुछ ये लोग जो विजिट पे गए थे, फिर उन्होंने जाके टीआर अप्लाई किया, फिर उसके बाद पीआर अप्लाई किया एंड देन दे आर सक्सेसफुल। उन्होंने जी इतनी ट्यूब इतनी वो बना दी है, वीडियोस इतनी बना दी हैं कि वो अब हमारे पास जो क्लाइंट आता है वो कहते हैं आपको नहीं पता, उसको ज्यादा पता है। तो फिर वो जो उसको ज्यादा पता है उससे आप लाखों दे रहे हैं। हमें हमारी कंसल्टेंसी पे 2 घंटे, वी आर स्पेंडिंग 2 आवर्स ऑन 1 पर्सन। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। उसके बाद आप मेरे से इन्फॉर्मेशन लेके चले गए हैं, आपने जाके किसी और को दे दिया, कोई मसला नहीं है। बाद में उसने आपका केस खराब किया तो मैं ठीक क्यों करूं? तो ये मेरे पास ठीक करने आ जाते हैं और मेरे साथ बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं। अब दिस इज द डिफरेंस ऑफ एन एजेंट एंड अ कंसल्टेंट। तो यही रीजन क्या है कि लोग उस चीज को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हैं, समझ क्यों नहीं आ रही है? शॉर्टकट्स। नंबर 1, मैंने जब बतानी है आपको कॉस्ट, तो मैंने आपको बतानी है यूके में लगेगा 45 लाख, ऑस्ट्रेलिया में लगेगा 40 लाख। मैं स्टूडेंट कंसल्टेंसी की बात कर रही हूँ। स्टूडेंट जिसके अंदर उसकी ट्यूशन फी आ रही है, उसकी इमिग्रेशन उसकी फी आ रही है, उसकी हेल्थ सर्च आ रहा है, उसका सब कुछ आ रहा है, मेडिकल कॉस्ट एंड ऑल दैट इन टोटल, टिकट ऑल्सो। मुझे ये बताएं कि कंसल्टेंट और एजेंट की हम लोग जो सिंपल एक आम आदमी है वो कैसे पहचानेगा ये एजेंट? सबसे पहले तो आप उनसे पूछें कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। सबसे पहले ये पूछें। इवन वो अड्डा भी बना के बैठे हुए हैं ना, उसमें मैंने कई जगह पे देखा है वो आपको ऑफिस भी शो करवाते हैं यूके हाँ, का। हाँ, आपको ऑफिस थाईलैंड में, आपका True. ऑफिस ये दुबई के अंदर, लेकिन उनके ऑफिस होते ही नहीं है। ये हम कैसे कंफर्म करें? क्या वो कंट्री हमें इस चीज का अलाउड करेंगी कि ये इनका ऑफिस वहां पर है कि नहीं है? देखिए वो हत्ता कंट्री कि तो यहाँ कभी पे भी नहीं पाकिस्तान में करेगा भी उनका बिजनेस रजिस्टर नहीं होता। जस्ट एक फॉर्म लगा लेते हैं एफबीआर का, हमने रजिस्ट्रेशन जमा करवाई है, लेकिन उसको सोल में तो लोग वो भी नहीं यूज होता, करते हैं कंपनीज में और बाकी लगा अपनी होता है। एलसीडी पे अपनी जस्ट वीडियो भी 2-4 आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि आप एक का वीजा लग गया, आप बस उससे उसके कॉपी पीछे लग जाओ। उसकी पिक्चर बना के आपने हाँ। मीडिया में देना शुरू कर जबकि दिया, मेरा कल according to वीजा law लगा। सबसे गलत चीज है। ये अच्छा, हम झूठ लॉ की है। बात अगर ना ही करें तो मैं सिर्फ इतना सा कहूंगी कि हम बीइंग अ ह्यूमन, हमारी एक जनरल परसेप्शन है, ठीक है। अगर आप हैं, आपने अपने किसी भाई को, बहन को, बेटे को, बच्चे को भेजना है या आपने खुद जाना है, तो आपको किसी की इन्फॉर्मेशन से आइडिया जरूर हो जाएगा कि यार इसको कितनी इन्फॉर्मेशन है। एक मेरी रिक्वेस्ट बड़ी होती है हर एक के साथ, मेरे पास आए तो प्लीज टिकटॉक छोड़ के आए, हाँ रियल स्टडी करके आए तो मैं आपको करेक्ट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हूँ, मैं कोई ना टिकटॉकर हूँ, एक सिंपल इंसान हूँ। मैंने सिंपल क्वेश्चन किया था। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि बात मुख्तसर इतनी है कि जब बंदा किसी के पास जाता है, सिंपल मैंने सवाल पूछा था कि कैसे पता चले। अब वो भाई ने भी बात की है कि उन्होंने सारे ऑफिस शो कर देते हैं। हर जो सिंपल आदमी, काम आदमी, उसके पास इतना जनरल नॉलेज नहीं होता ना, या ना इतनी इंफॉर्मेशन होती है को वेरिफिकेशंस करे। कहने का मकसद ये है, इधर हमारे मुल्क में इस तरह के स्कैम्स भी बहुत हो रहे हैं। हर बंदा बेचारा पैसे लेके, मुल्क के हालात इस तरह, जो नॉर्मल सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल हो गया है। लाइफ जो सिंपल लाइफ गुजारने के लिए भी हमें इतनी एफर्ट्स करनी पड़े और हमसे जाहिर सी बात इसी वजह से हर बंदा बाहर भागना चाह रहा है।
और इस वजह से कईयों के बाजार गर्म है, कईयों के बिजनेस बाजार बड़े गर्म हैं उनके जिन्होंने सीधा काम नहीं करना। मैं आपको वही बात बता रही थी ना, आप जाते हैं उसके पास जिसने कैप्शन में लगाया हुआ है स्टडी इन यूके और रीच टू यूके, रीच टू पोलैंड, रीच टू आयरलैंड विदाउट आइल्स। यार आइल्स का क्या मसला है? आइल्स क्योंकि हवा बनाया हुआ है, कौन सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? मतलब मुझे तो ये भी समझ नहीं आती है, लाइक आई एम हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 12 years इन दुबई, तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आती। वहाँ पे हम 20 hours की क्लास लेके आइल्स को क्लोज करते हैं, यहाँ पे 3 महीने क्लास, मतलब आइल्स के बाद भी बच्चे का बैंड ही 5.5 से ऊपर नहीं जा रहे होते। क्यों? हालांकि मसला कुछ भी नहीं है, उन्होंने आपकी कोई प्रोफिशिएंसी नहीं चेक करनी है, लेकिन आपको हवा, मतलब हमने इधर बनाया है ना, दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू डू दैट। आपके फियर को कैच करते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही, लेकिन आप कंसल्टेंट्स पे सर्च जरूर करें, आपको मिल जाती है। अच्छा भाई, जिस तरह अभी आपने हमें गाइड किया है, लाइक बताया कि प्रोसीजर्स में जैसा विजिट वीज़ा हो गया, स्टडी वगैरह हो गया, इस तरह से ऐसे और प्रोसीजर्स क्या हैं इसके जाने के, इमिग्रेशन वगैरह के, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं इसके प्रोसीजर्स को? सबसे पहले तो ये बात है कि मैं ये कभी भी बात नहीं कहती होती कि कोई अप्लाई ही नहीं कर सकता। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है और आप में उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की क्वालिटीज़ हैं, तो आप खुद ही कर लें। मैं आपको फोर्स नहीं करती, यू नीड अ थर्ड पार्टी फॉर दैट। लेकिन हाँ, वन वे इज़ दैट कि अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको समझ आती है और आप किसी और पर रिलाई नहीं करना चाहते, तो आप खुद अप्लाई करें। सेकंड वेज आर के आप कंसल्टेंट हायर करें। अगेन मैं एजेंट का नाम नहीं ले रही, आप कंसल्टेंट हायर करें। कंसल्टेंट क्यों हायर करें? क्योंकि बेशक आपको बहुत कुछ पता है, बेशक आप खुद कर सकते हैं, इसके बावजूद उस कंसल्टेंट को वो पता है जो आपको नहीं पता है। बहुत सारी जगहों के ऊपर आपने तो चेकलिस्ट को फॉलो करना है ना, मगर उस कंसल्टेंट ने कुछ पढ़ के, कुछ एक्सपीरियंस लेके इस स्टेज पे पहुंचा है। उस कंट्री के क्या रूल्स चल रहे हैं वो भी उसमें मेंशन होते हैं। प्रैक्टिसेस बहुत मैटर करती हैं। ये आपने बड़ा अच्छी बात देखें, जब हम लीगल वे में, सॉरी मैं आपको काटी थी ब्रार, लीगल वे में जब हम जो हमारे ये वकील हैं, जब कोर्ट केसेस लड़ते हैं, तो वो कभी हमारे केसेस किताबों में नहीं लिखे हुए, वो रिलेटेड केसेस जजमेंट्स में होते हैं, तो वहां से उठा के वो लड़े जाते हैं कि अच्छा इससे मिलते जुलते केस में ये फैसला हुआ था, तो मैंने इस प्ली को आगे रखना है। सिमिलरली हम कंसल्टेंट्स भी लॉयर्स ही हैं, हम आपके डॉक्टर्स ही हैं, तो हमें उस मर्ज का पता है कि आपको किधर कैसे कौन से डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत है। आप घर बैठ के मतलब कहीं जगह के ऊपर, अब जैसे एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का गैप है, उसे ये नहीं पता और ना ही कहीं मेंशन्ड है कि ये गैप उस कंट्री में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, वो हमें पता है कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग आके हमसे लड़ाइयाँ भी कर लेते हैं कि नहीं जी आपने कहीं लिखा ही नहीं हुआ, कहीं बताया ही नहीं हुआ। वो नहीं बताया हुआ तो हमारा तो एक्सपीरियंस है ना, हमें तो बताया हुआ है ना। हमें इसलिए बताया हुआ है कि हमने उनसे कोई एजुकेशन ली हुई है, हमने उनसे कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि उसके इतने गैप्स में। अब बहुत सी जगहों के ऊपर 0 गैप एक्सेप्टेबल हो रहा है कंट्रीज में, बहुत सी जगह के ऊपर 15 साल का गैप एक्सेप्टेबल हो रहा है। एक्सेप्शंस आर स्टिल देयर। इसी तरीके के साथ बहुत सी जगह के ऊपर आपकी 50% परसेंटेज भी आपको एडमिशन दिलवा रही है इन स्टूडेंट्स केस, और बहुत सी जगह के ऊपर आपकी 80% पे भी जी दैट डिजायर्ड आपकी फील्ड में एडमिशन नहीं हो रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि भी मैंने तो अप्लाई किया था, मुझे तो ऐसा लिखा हुआ था, पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका उसमें एक्सपीरियंस नहीं था। यानी बात वही होगी, जो जिस चीज का पर्सन है उसको नॉलेज ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे आप तो फिर आपका इलाज होगा ना, आप खुद ही घर बैठ के किस तरह से करेंगे? सोशल मीडिया पे एक टैगलाइन लगी होती है, यू कैन प्रोसेस योर वीजा योरसेल्फ। करें, किसी ने नहीं रोका, एप्लीकेशन फीस दें, मगर जब आप उस चीज़ को, उसकी बारीकियों को नहीं समझते तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैम इसमें बस ये था कि हम ट्रस्ट किस पे करें, ट्रस्ट की मेन चीज ये। और दूसरे नंबर पे मैंने आपसे ये पूछना था, आजकल हर बंदे नया ऑफिस बना के बैठ गए, जिसको नहीं भी पता उसके पास पैसा है, उसने पार्टनरशिप में कोई भी हायर किया, उसको अपने ऑफिस में बिठा दिया। क्या हम उनसे भी कंसल्टेंसी कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे, या हमें ओल्ड जिससे 25 साल का एक्सपीरियंस हो, हमें वो बंदा ज्यादा अफेक्ट करना चाहिए? आई एक्सेप्ट दैट। जो पुराने हैं आप लोगों को बिल्कुल आउटडेटेड मत कीजिए, उनका एक्सपीरियंस वाकई इस फील्ड में होता है, वो न्यू प्लस ओल्ड होता है। जो नए आए हैं उनका सिर्फ न्यू का एक्सपीरियंस है, उनको सिर्फ ये करंट जो वाली सिनेरियो है ना। बल्कि इससे पहले मैं एक चीज़ को आंसर करना चाहूँगी, प्लीज़ कंसल्टेंट पर ब्लेम देने की बजाय ना पहले खुद को ब्लेम दीजिए। आप कंसल्टेंट को रास्ता दिखाते हैं तो वो आपको उस तरफ लेके जाता है। मेरे सामने आके एक बंदा वो सिर्फ कह रहा है जी
मैडम मेरा विजिट वीज़ा लगवा दें, ठीक है हमने तो फाइलिंग करनी है, मैंने आपका विजिट वीज़ा खुद जाते हैं वैसे से चिपका के नहीं लेके आना, हम फाइलिंग करेंगे, हम फाइलिंग सपोर्ट करेंगे। तो जो कंसल्टेंट आपकी गलत चीज़ को ना कहता है ना, ट्रस्ट में वो कंसल्टेंट होता है, वो एजेंट नहीं होता। आजकल जैसे बच्चों का एक पॉइंट होता है, बच्चे कहते हैं कि हमने बाहर जाना है, स्टडी उनकी क्या है, मैट्रिक किया हुआ है, 9 किया 8 किया, बच्चों का क्वेश्चन होता है 8 9 का बच्चा नहीं जा सकता, उसके साथ वो माइनर किड है, वो नहीं जा सकता, उसके साथ गार्डियन जाएगा। ओके, और वीजा कैसे लगेगा? हाँ, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। देखिए आइडियल एज होती है जब आपने इंटर किया हो, ए लेवल्स किया हो, तो आप एटलीस्ट बैचलर्स के लिए जाएं, आपके लिए भी आसानी है, आप इतने मेच्योर हो चुके होते हैं कि किसी और कंट्री के कल्चर के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। आप कैसे 8वीं 9वीं साल में आप जाएंगे और क्या करेंगे? ख्वाहिशात तो हर एक की होती हैं पर वो सारी पूरी होने वाली नहीं होती। लेकिन उनको तो एक बच्चा नहीं चाहिए होता जो बच्चे सिर्फ उनको पैसे दें, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं इस एज का ही बच्चा आना चाहिए, इसके अलावा नहीं आना चाहिए? नहीं ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बताइएगा देयर आर कि रिक्वायरमेंट्स बट ऐसी आप फैमिलीज को, बच्चों को कौन सी कंट्री रिकमेंड करेंगी कि जहाँ पे ये फैमिलीज हैं, जहाँ पे स्टूडेंट बेहतरीन मतलब जस्ट हो सकते हैं, यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए बिजनेसमैन, मैंने कई बिजनेसमैन जो सऊदीया से दुबई से छोड़ के आ गए मिडिल ईस्ट से, वो चाहते हैं कि हमें यूरोप जाना है, उन्हें यूके पसंद नहीं, उन्हें कनाडा पसंद नहीं, उन्हें यूएसए पसंद नहीं, वो कोशिश करते हैं हमें यूरोपियन किसी भी कंट्री में भेज दिया जाए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। हत्ता कि उनकी सबसे मेन इशू होता है लैंग्वेज का, उनकी लैंग्वेज इनकी लैंग्वेज के साथ नहीं मिलती है। यूरोपियन यूनियन की जितनी कंट्री है उनमें किसी भी इंग्लिश नहीं चलती, स्वायत्त माल्टा के, अदरवाइज जितनी कंट्री उनकी अपनी लैंग्वेज है, और वहाँ पे कई दफा प्रॉब्लम आती है, 4 साल 6 साल इंसान वो लैंग्वेज नहीं सीखता। तो हमें कौन सा कंट्री आप रिकमेंड करेंगी इमिग्रेशन के लिए भी, स्टडी के लिए भी, और जो आगे हमारे सबके लिए बेस्ट हो विजिट के लिए भी? आप अगर मेरी प्रैक्टिसेस को बात कर रहे हैं और मेरी ही नॉलेज को बात कर रहे हैं तो मैं कभी भी एक कंट्री रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स होती हैं। सबसे पहले आप किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, ये पहला क्वेश्चन होता है। इस एलिजिबिलिटी में आपकी बहुत सी चीज़ें आती हैं कि आप किस लेवल पे एलिजिबल हैं, आप वर्कर वीज़े पे अवेलेबल हैं, एलिजिबल हैं, आप विजिट के लिए एलिजिबल हैं, आप स्टडी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। देन आपके बजट आता है। कोई भी कंट्री में आप इस तरह नहीं कर सकते कि अब ठीक है हिजरत का हुक्म है, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि आपने बोरिया बिस्तरा उठाया और आप चले गए। यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अच्छा मुझे ये बताएं कि एज अ बिजनेसमैन, एज अ इन्वेस्टर, किसी मतलब कंट्री में मूव करने का क्या प्रोसीजर होता है? हर एक कंट्री का अपना अपना प्रोसीजर है। अगर आप यूएई की बात करें तो मैं आपको यूएई के बारे में ओपनली इस तरह से गाइड कर सकती हूँ। कंट्रीज का गाइड करें। देयर इज नो सच वेज। हर एक ने अपनी अपनी स्कीम्स निकाली हुई हैं, हर एक अपना अपना स्कीम्स का प्रोसीजर है। बिजनेस इमिग्रेशन पैसे पे होती है। इफ यू हैव द मनी टू इन्वेस्ट, यू शुड इन्वेस्ट एंड यू कैन गेट द पीआर एंड द लीडिंग टू द सिटीजनशिप। ये पाथवे होता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बजट। यू हैव द मनी, यू कैन गो फॉर दैट पाथवे। नहीं होता तो तभी तो लॉन्ग रूट हम यूज करते हैं ना। फर्दर क्या चीजें होती हैं? मतलब आई हैव मनी, लेट्स सपोज पैसा मेरे पास है, लेकिन उसके लिए मेरी कोई एजुकेशन, बिजनेस एक्सपीरियंस, मैं किस फील्ड में हूँ, मैं कौन सा बिजनेस किस कंट्री में रन कर रहा हूँ, उधर मेरी बिजनेस की स्टेबिलिटी क्या है, बिल्कुल ये सारी चीजें, ये सब चलता है, ये सब लगेगा तो आपको वो लोग आपको एलिजिबिलिटी देंगे। बैंक स्टेटमेंट वगैरह बिल्कुल चाहिए होगी तो लगेगी ना, ये सब चाहिए ही तो। अच्छा एक चीज़ आजकल मुझे समझ नहीं आती, आजकल एड्स आप लोगों ने मार्केट में बड़े देखे होंगे, सोशल मीडिया पे देखे होंगे, उन एड्स पे स्पेसिफिकली लिखा होता है विदाउट आइल्स, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, यूएसए जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। ये क्या है इनका दिमाग? विदाउट आइल्स बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है। विदाउट आइल्स मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि आइल्स को हवा ना बनाएं प्लीज़। एक कंट्री है, शेंगन कंट्री है, लेट्स सपोज, तो एडमिशन तो चलो मसला नहीं होगा, लेकिन इमिग्रेशन के ऊपर बहुत से कंट्रीज में रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगेन कंसल्टेंट्स का ये सेलिंग पॉइंट है जिसके ऊपर वो बड़ा बड़ा लिखते हैं, आए आपको फिनलैंड भेजते बगैर आइल्स के, हो भी जाएगा। मगर आप इस चीज़ में क्यों पढ़ते हैं? आपका क्या जाता है कि आप अपनी एजुकेशन अपग्रेड कर रहे हैं, आप अपनी क्रेडिबिलिटी अपग्रेड कर रहे हैं, आप अपनी वीज़ा स्ट्रेंथ अपग्रेड कर रहे हैं, तो आपका इसमें कुछ नहीं जाना सिवाय थोड़ी सी मेहनत करने के अलावा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमने मेहनत नहीं करनी है ना। आइल्स हवा नहीं है। मैं तो अपने हर क्लाइंट को ये कहती हूँ कि मुझसे फ्री सेशंस ले लो, जब तुम्हें लगे हैव सम चीट नोट्स, ठीक है, देयर इज अ वे टू अटेम्प्ट आइल्स। आइल्स के रट्टे नहीं होते, जो कि माशाल्लाह से अब शुरू भी हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद देयर आर चीट नोट्स कि आपको आइल्स अटेम्प्ट करना है।
आपको आइल्स की नो हाउ आए, उसका फियर निकालें प्लीज। मैं कभी भी नहीं करती। और फिर जाहिर है मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो उनसे दूसरे कस्टमर उसके पास चले जाते हैं कि नहीं उसने तो कहा था कि हम आइल्स के बगैर कर देंगे, तो मैं कहती हूँ चले जाओ यार भाई, नहीं तो मगर मेरे पास आइल्स के साथ उन लोगों ने तो एड्स हमें दी हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा यार ये लोग वाकिफ है? नहीं आप इसमें मैं आपको नहीं कह सकती कि आपको कैसे पता चलेगा। जिस तरीके से आप लोग टिकटॉक्स पे एतबार करते हैं वैसे आप टिकटॉक्स देख के कंसल्टेंट पे भी एतबार कर लिया। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि ये इनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है मैंने जिसकी वजह से कर रही है। मैंने कैप्शन दिया बहुत सी जगहों पे कहा जा रहा है सिर्फ 2000 में हंगरी जाएं, 3000 में चेक रिपब्लिक जाएं, 100 में कनाडा जाएं, $100 में कनाडा भी चले जाएं। कनाडा का वीजा $100 में लग रहा है। ओह माय गॉड। अच्छा हमारे पास डॉलर देने को तैयार हूं। अच्छा मेरे पास तो बड़ा फनी हमें भी भेज दे, हम लोग भी जाना चाहते हैं। मैं आपको ना फनी बात बताती हूँ सीरियसली। मुझे ना एक दफा क्या हुआ कि मेरे एक थे मतलब एक रिलेटिव मतलब नहीं मेरे थ्रू एक स्टूडेंट ने ही आगे से फॉरवर्ड किया था, तो मुझे मैसेज आया एक एड सा बना हुआ कि $120 में कनाडा जाए और नीचे लिखा हुआ बाजी बताइए सब ठीक है। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया उनको। मैंने कहा अच्छा होगा भाई $120 में जा सकता होगा। और वो पता नहीं किधर का जाके पेशावर की साइड पे थे कंसल्टेंट, आई डोंट नो। खैर मैंने उसको कहा अच्छा, उसके बाद उन्होंने मेरे पीछे पड़ गए आप मुझे बताएं। मैंने कहा देखें फाइलिंग की अगर आप बात करते हैं तो वो एक अलग बात है, हाँ पॉसिबल है फाइलिंग मैं भी कर देती हूँ आप मेरे पास आए तो अगर इसके अलावा आप कुछ पूछ रहे हैं तो कहते हैं नहीं फिर आप बहन किस बात की हुई, आप कंसल्टेंट किस बात की हुई जब आप मुझे सही मशवरा नहीं दे रहे हैं। मतलब क्लाइंट ये बात करने से पहले सोच ही नहीं रहा कि एक कंसल्टेंट के बारे में दूसरे से पूछ रहा है और दूसरे को ब्लेम भी कर रहा है। मैंने कहा उसके पास चले जाए मेरे पास चले जाए, मगर मैं तो $120 में नहीं करने लगी। अच्छा मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी फील्ड में जो मेरे पास वर्कर था एक, उसने ना मुझे कहता कि ना मैंने किसी को पैसे भेजने हैं तो आप मुझे ना लोन दे दो कुछ 30,000 के राउंड अबाउट। तो मैंने उसको पूछा कि खैर है ना, तो अब वो सीधा सा मजदूर आदमी था ना एजुकेशन में बात। अब मैंने कहा मसला क्या मुझे खुल के बता, ये मैं आपको अपना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसने ऐड दिया तो मुझे अपना मोबाइल दिया, मैंने व्हाट्सएप चेक किया, लिटरली कनाडा की 30,000 था मेरी पूरी बात कनाडा की तैयारी करके बैठा, उससे पैसे डन करके बैठा, 30,000 रुपया मेडिकल के लिए लेना था उन्होंने। अच्छा। और सिर्फ इधर से 30,000 भेजना था वर्क परमिट और वो बंदा किसी और सिटी में बैठा पाकिस्तान की, तो लाहौर में मेडिकल उसका होना था। वो कहता था इधर से 30,000 दो, वहां से जाके मेडिकल कराओ। यार व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है? आप लोग ये बार बार कह रहे हैं कि बड़ी चीजें स्कीमें चल रही हैं, डन बेस 20 लाख 40 लाख, मैं भी सुनती हूँ। जो कंसल्टेंट, पहली बात कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको गाइड करे प्रॉपर्ली, ठीक है, आपको पूरा प्रोसीजर समझाए कि क्या है किस तरीके से, आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अवेयर करे, बी श्योर्ड कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं होने चाहिए। और कंसल्टेंट के ऊपर ये लाइबिलिटी आती है कि वो आपसे ये अंडरटेकिंग ले कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ये काम भी करते हैं और फिर कंसल्टेंट फंस जाता है, क्योंकि कंसल्टेंट की तो इसमें गलती नहीं होती है। देन सेकेंड थिंग इज के मतलब बाजार गर्म हुआ है ना हर चीज़ के बेचने का, इंक्लूडिंग आइल्स एंड अदर टेस्ट्स ऑल्सो। तो आपने, और अगर कंसल्टेंट इस सारी चीज़ का अपने टाइम देने का आपसे कोई अपनी कंसल्टेंसी फी मांगता है तो यू आर पेइंग हिम लाइक यू आर पेइंग टू अ डॉक्टर एंड यू आर पेइंग टू अ लॉयर। आप उसको पे करें, बट हाँ मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको जाके कोई 10 लाख 5 लाख दे रहे हैं। नहीं, कई दफा ये बड़ी डेंजरस बात है कि अगर आपने पेमेंट भी दे दी है उनको, जब आपने पेमेंट दे दी है तो वो जान के आपका केस भी खराब कर देते ताकि आपसे दोबारा फीस ले सके। ये क्या है? ये तो देखिए, ये अब आपने लाइन खुद ही बोली जी, इससे पता चल गया वो कंसल्टेंट नहीं है। जो कंसल्टेंट होगा और जिसे अपनी इज्जत भी प्यारी होगी और जो एक्चुअली जेन्युइनली काम कर रहा होगा वो ये बात नहीं करेगा, क्योंकि जो असल कंसल्टेंट्स हैं जो जेन्युइनली हैं वो रिफंड बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो। लेकिन अगेन आप लोगों को उनके पास नहीं जाना होता क्योंकि वो आपको कहते हैं आइल्स करो, आपने आइल्स नहीं करना, तो फिर आप वो जो कंपाउंडर होता है उसके पास चले जाते हैं। तो कंपाउंडर में तो फिर आपको टीका लगाना है उसी तरीके का। तो यू नीड टू बी देयर इज मोर डन बेस। इसमें ये बताइए कि कितने % चांसेस है डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट हो तो वीजा उस पे लग जाता है? अच्छा, या इस पे लक जरूरी है? नहीं, अब टाइप ऑफ वीजा है,
विजिट वीज़ा है तो डॉक्यूमेंटेशन देख के पता चल जाता है, जितनी आपका एक्सपीरियंस होना लाइफ में इस काम में, डॉक्यूमेंटेशन देख के हमें आइडिया हो ही जाता है कि लेना होना है या नहीं होना। 80% तो येस। देन स्टूडेंट केस में भी हमें हो जाता है। इमिग्रेशन केस जहाँ मेरी बात करें, मैं केस उठाती नहीं जब तक केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज इमिग्रेशन में टाइम बहुत लगता है। तो टाइम किसी का वेस्ट करने से और पैसे वेस्ट करने से बहुत बेहतर है, ये मेरा माइंडसेट है, मैं लोगों को फोर्स नहीं कर रही वो ये करें। मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझे अगर देखेंगे तो वो चीज़ बैकिंग करेंगे कि मैं अपने टाइम की फिक्र नहीं करती हूँ, मुझे रात 12 बजे मैसेज आ जाता है और वो बंदा वाकई में नीड में है, एंड आई डिड दैट टू। मैंने इंटरव्यूज प्रिपेयर करवाए हैं रात को 1 बजे बैठ के, बिकॉज सुबह उसको एकदम से इंटरव्यू की कॉल आ गई, एंड दैट वो मेरा क्लाइंट भी नहीं था, जस्ट बिकॉज उसके मेरे साथ अच्छे टर्म्स थे इन द वे कि वो एक दफ़ा मुझसे कंसल्टेंसी लेके गया, ही नीडेड हेल्प एंड आई हेल्प्ड हिम। मेरे साथ ऐसे बहुत से केसेस हैं और मैं कुछ नहीं चार्ज करती इन सारों का। आपका तो 24 आवर का काम हो गया, रात को भी सो सकती हैं। आई अग्री दैट, अच्छा, लेकिन मुझे इन सारे चक्करों में ना, इन सारे चक्करों में फिर बहुत सी चीज़ें मिस्ड भी हो जाती हैं। मगर प्लीज़ प्लीज़ मैं फिर आपसे कहूँगी, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जो कंसल्टेंट आपसे कहे ना हम फीस भी पे कर देंगे, काइंडली डोंट गो फॉर दैट कंसल्टेंट। यानी आप कहते हैं कि उनकी बातों से ट्यूशन फीस स्टूडेंट को अपने हाथ से पे करनी है, इमिग्रेशन फी आपको अपने हाथ से पे करनी है, मैंने नहीं करनी है। तो जो कंसल्टेंट के सारा कुछ मुझे दे दो, 80 लाख 70 लाख 60 लाख 70 लाख, काइंडली प्लीज प्लीज, मैं बहुत अरसे से ये सब देख रही थी, तो मैं चाहती थी लोगों को अवेयर करूं। वन मोर थिंग विच आई वांट टू पॉइंट आउट इज, मैंने एक ऐड देखा, कनाडा में बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी परसेप्शन बता रही हूँ। अमेरिका के केस में जी विजिट वीज़ा बहुत आसान हुआ है, बाप की तरह फैली हुई है बात, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, 2025 के मिल रही है, 2026 की मिल रही है, एग्री, ठीक। फिर ये वाली किस तरीके से बात आप कर सकते हैं कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंट यू कैन अप्लाई फॉर अ विजिट वीज़ा? आपने किया अप्लाई? नहीं। आपने किया? मैंने किया, मैंने तो बगैर डॉक्यूमेंट्स के किया ही नहीं है, कभी भी नहीं। आप तो कैनेडियन नेशनल, आपको तो इवन हम लोग भी नहीं है। इवन हम लोग स्कूल भी जाएंगे, वहाँ भी हमसे नहीं, डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है। ये देखिए, ये आपका विनिंग पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट जरूर है, लेकिन बगैर डॉक्यूमेंट के किधर होता है यार, कहाँ होता है? 160 एलडीएस 160 के ऊपर आप अटैच नहीं कर रहे कुछ भी, पर अगलों ने तो आपसे लेने हैं ना डॉक्यूमेंट्स, क्यों गलत बात कर रहे हो? अपने लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं जिसमें आपको क्लाइंट पे लाइक बाकी तकलीफ हुई भी, उसका एक्सपीरियंस सारा सुन के कि यार ये क्या हुआ है इसके साथ। रिसेंटली हुआ है और मेरी दोस्त के ही साथ हुआ है, तब तक उन्हें शायद आइडिया नहीं था कि मैं कंसल्टेंसी करती हूँ, क्योंकि 1 ईयर बैक ही मैं मूव हुई थी बैक पाकिस्तान में, तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी फैमिली का कोई केस दिया हुआ था, इमिग्रेशन केस था या स्टार्टअप वीज़ा केस था आई गेस यूके का, तो उन्होंने केस किसी बड़ी फेमस कंसल्टेंसी को दिया हुआ था, दे वर लॉ चैम्बर्स, उनके मैं नाम नहीं डिस्क्लेम करूँगी। उन्होंने क्या किया कि उनको बड़ी एश्योरेंस दी कि हम आपको नवंबर तक यहाँ से निकाल देंगे, एंड आई वाज सो श्योर कि उन्होंने अपना घर बेच दिया और उनके पास और कुछ नहीं था, बस वो घर ही था, एंड देन दे पेड मतलब 30 to 50 लाख की अमाउंट उन्होंने उनको पे की। और अब कौन सा महीना जा रहा है, इट इज़ लाइक सितंबर, अभी तक उनको कुछ नहीं हुआ है, और घर भी उनके पास नहीं है, दे शिफ्टेड टू अ रेंटेड हाउस, एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए हैं, और वो अपने जो पैसे जो उन्होंने दिए हुए हैं उनका भी कुछ कर नहीं रहा है, ना उनका आगे केस चला रहा है। सो उन बेचारों को देख के मुझे इसलिए तकलीफ हुई कि लोग अपनी छतें भी बेच देते हैं सिर्फ बाहर जाने के लिए, तो और जो हम कंसल्टेंट्स हैं हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। हम क्यों उठाते हैं? थोड़ी सी इंसानियत तो रख लेना हम। फिर इसी के पैरेलल, चलो वो तो एक थोड़ी गंदी फैमिली थी, बट फिर वो सड़क पे आ गई, आई कॉल इट लाइक दैट। ऑफेंसिव है बट ये गलत है। हमारी ही मेड थी, उस मेड ने एक दिन आके मुझे वीज़ा दिखाया और कहा मेरे हस्बैंड का दुबई जो सऊदीया का भी वर्क वीज़ा निकला है, अकामा वगैरह जो भी, उसने मुझे दिखाया। उसने कहा बाजी ये पता कर सकती हैं कि ये फेक है या नहीं है? तो मैंने उनको चेक कर लिया, मुझे उसका डेटा ही नजर ना आया, वीज़ा जेन्युइन था, वीज़े के ऊपर पेस्ट किसी और का वीज़ा था, अच्छा। उस पे इनकी पिक्चर पेस्ट हुई हुई थी, और वो पिक्चर, खैर मैंने पिक्चर देखते साथ ही पहले कह दिया, तो वो कौन है जिस बेचारी को हम 2000 3000 4000 5000 मंथली देते हैं, मंथली इनकम उसकी 20-25 हज़ार हो जाती होगी, और वो भी इतने घंटे काम करने के बाद में वो प्रूव हुआ कि मैंने फिर वो जो थी, वो इनको एजेंट्स कहते हैं ना फिर, कि जो आके आपको कहते हैं ओ भाई तुम्हें बाहर भेज दें, तो वो उनको खादिम में हरमैन के वीज़े पे कोई भेज रहे थे। अच्छा। किसी, तो इतना मुझे उस चीज़ के ऊपर भी हुआ कि उन लोगों ने उस माड़ी सी एक मतलब लाइक उस कैटेगरी के लोगों से 1.5 लाख खा लिया।
और उस बेचारी का 1.5 लाख बड़ा ही सोचो उन्होंने किस तरह से कमाया। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, उसके बाद मैं एक मजे की एक्साइटिंग से आपको न्यूज़ भी बताऊंगी। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो इमिग्रेशन का टाइम पीरियड होता है वो कितना लगता है? अच्छा, मैं उससे पहले एक बात बता दूं, इमिग्रेशन की कैटेगरी हम सिर्फ स्किल उसमें वर्कर क्लास में करते हैं, लेकिन ये हमारा एक कंट्री से दूसरी में जाना इमिग्रेशन ही कहलाता है, और जिस भी वीज़ा पे आप जाएं तो वो हर एक का डिफरेंट है। लेकिन मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है तो 6 महीने पहले प्लान कर लें। अच्छा। ये मत करें कि जी जून में क्लोजिंग हो रही है तो मैडम के पास मैं मई को आ रहा हूँ या अप्रैल को आ रहा हूँ। काइंडली डोंट डू दैट, क्योंकि विजिट एप्लीकेशंस में हमें अपॉइंटमेंट्स इज अ वेरी मेजर इशू नाउअडेज। तो व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो तो 6 महीने माइंड में लेके प्लीज चलें। आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड दिस टाइम, तो 6 महीने मिनिमम लें। और इमिग्रेशन के जो मेन आप इमिग्रेशन को जिसको डिस्कस कर रही है, जिसे स्किल लेबर कहते हैं, उसमें तो कोई टाइमलाइन का पता नहीं। अच्छा। 6 महीने से लेके 5 साल भी लग सकते यानी हैं। डाल भूल जाए। हाँ, it depends। चले, अब ये है कि हम इसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं एक मजे की बात ये बताती हूँ। ये हमारे हैं जो उमैर शहजाद साहब, ये खुद ऑलरेडी ये बल्कि अपनी स्टोरी खुद अपने मुंह से बताएंगे। जी उमैर। मैं 2010 में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट गया था कनाडा, और मैंने जिनसे काउंसलिंग ली थी वो मिस मरियम ही हैं। इन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की में एडमिशन करवाया था, और फिर यूनिवर्सिटी वाटरलू में कनाडा में उसके बाद 1 साल के बाद इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कराया था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, और फिर मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ था। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो समरी है सारी डिस्कशन की, वो ये है कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सारी मेडिसिन्स या सारी डिजीज़ का क्योर गूगल सर्च इंजन्स पे पड़ा हुआ है, मगर आपको कुछ होता है तो आप एक डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करते हो। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क माइग्रेट करना है और अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी है, तो उसके लिए आपको एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट चाहिए या करियर कंसल्टेंट चाहिए जो आपको हेल्प कर सके कि आप जब इस मुल्क से मूव करोगे दूसरे मुल्क में, जो कि एक बहुत बड़ी मूव है, उधर आप किस तरह अपने आप को किस तरह इस्टेब्लिश कर सकोगे और क्या पाथवे लोगे वहाँ। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर एक और सिटिंग करें, होपफुली। We are expecting questions and we will definitely answer your questions। इंशाल्लाह फिर हम लोग अपने और ज़्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ये बात का यकीन है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होंगे एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट अप योर क्वेश्चंस। जी, इस पे कमेंट्स कीजिएगा। तमाम यूजर्स जो भी हमें देख रहे हैं, तमाम फॉलोअर्स जो हमें देख रहे हैं, प्लीज इस पे सारे अपने कमेंट्स कीजिएगा ताकि हम आपसे कुछ सीख सकें और हम आपको नेक्स्ट कोई अच्छा सा बता सकें। और सिर्फ यही है कि अपने कंसल्टेंट से रब्ता ज़रूर कीजिएगा ताकि आप उससे कुछ अच्छा सबक हासिल करें, कुछ अच्छा टीच करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और हमारे ओमजी को, इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम को लाइक करें, फॉलो करें और स्प्रेड करें प्लीज काइंडली। थैंक यू, टेक केयर, हाफिज़।